Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Ms. Sadia Manzoor, lecturer in mathematics at Government Degree Girls College, Block 12, Pulistani, Johar, Karachi. This is my lecture number 8 on the topic sequences and series. In lecture number 7, we discussed the concept of arithmetic mean, and we saw that there are two conditions of arithmetic mean. The first one is when there are three numbers in an arithmetic progression, then the middle number is the arithmetic mean between the first and the last value. And when there are more than three numbers in an arithmetic progression, then all the numbers between the first and the last term are called arithmetic means. We also saw how we can insert arithmetic mean between the two given values. And we solved question number 3, question number 4 and question number 14 of exercise 6.3. In today's lecture, we will solve some more questions of exercise 6.3. The first question which I am going to explain to you is question number 7. The question is, find the three numbers in arithmetic progression whose sum is 15 and the product is 45. यानी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तीन ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 15 हो और जिनका प्रोडक्ट 45 और तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कंसीडर करनी पड़ती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर की है। द फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकेंड इज a एंड द थर्ड इज a प्लस डी। यहाँ ये चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर आपको तीन नंबर्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करना है। तो जब भी आपको ऑड नंबर्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करना हो, जैसे 3 नंबर्स का या 5 का या 7 नंबर्स का, तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप इसकी मिडिल टर्म a कंसीडर करेंगे, देन एक टर्म नेक्स्ट a प्लस डी और एक टर्म उससे पहले वाली a माइनस डी। इस तरह की कंसिडरेशन से क्या होगा कि आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी आगे चलकर वो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अदरवाइज वरना हमारे पास ये तरीका था जो हमने पहले देखा था कि प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हम a लेते थे, नेक्स्ट a प्लस डी, उससे अगली a प्लस 2d। इस तरह से भी कंसिडरेशन की जा सकती है, लेकिन इस तरह से जो आपके पास आगे चलकर इक्वेशंस बनेंगी वो सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाएंगी, ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनेंगी। तो इस तरह की कंसिडरेशन के बजाय अगर हम ऐसी कंसिडरेशन करें कि मिडिल टर्म आपने a ली, नेक्स्ट उसकी a प्लस डी और उससे पहले वाली टर्म a माइनस डी, तो तीन टर्म्स का प्रोग्रेशन यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। और इसी तरह से अगर आपको 5 नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर करना है, जो आगे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए आपको 5 टर्म्स की प्रोग्रेशन कंसीडर करनी होगी, तो उसको भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें मिडिल टर्म आप a लेंगे, नेक्स्ट टर्म उसकी a प्लस डी होगी, उससे अगली टर्म a प्लस 2d और पहले वाली दो टर्म्स a माइनस डी और a माइनस 2d। तो ये 5 नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर कर लेंगे आप और इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। अब देखें, इसके बाद आपके पास कंडीशंस क्या गिवन है। द सम ऑफ द 3 टर्म्स इज इक्वल टू 15 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल्स टू 45। सम ऑफ 3 टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड इज a, तो a माइनस डी प्लस a प्लस द थर्ड टर्म इज a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 15। तीनों टर्म्स का सम जो है ये 15 के बराबर है। और सेकेंड कंडीशन है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 45। इन दोनों गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमने दो इक्वेशंस यहाँ पर बना ली है। अब इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए a प्लस a विल बिकम 3a, माइनस डी एंड प्लस डी विल बी कैंसिल्ड आउट, 3a इज इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 3, सो a इज इक्वल्स टू 5 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और वैल्यू नंबर 1। अब इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन थी इसको आप देखिए, यहाँ पर हमने पहले a माइनस डी और a प्लस डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, a एज इट इज, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी विल बिकम a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 45 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। सो यहाँ आप 5 को दूसरी तरफ ले जाइए, 45 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम 9, यू विल हैव 25 माइनस डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so you will have d is equals to plus minus 4। जब हम रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, 16 का रूट प्लस 4 और माइनस 4। अब आपके पास a की वैल्यू थी 5,
d की वैल्यू एक दफा आप +4 कंसीडर करेंगे और उससे एक प्रोग्रेशन बनाएंगे, एक मरतबा आप d की वैल्यू -4 कंसीडर करेंगे, उससे प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब जब आप d की वैल्यू +4 कंसीडर करते हैं तो क्या प्रोग्रेशन बनेगी? देखिए प्रोग्रेशन हमने कंसीडर की थी a - d, a और a + d। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की जगह 5, d की जगह 4, 5 - 4 दिस विल बिकम 1। Second term is a which is equal to 5. Third term is a plus d. So 5 plus 4 which is equals to 9. इसी तरह से अब कंसिडर करेंगे a is equals to 5 and d is equals to -4. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? a minus d, d is -4, a is 5 and a plus d यानी 5 plus into -4. So this will become 9, 5 and 1. तो ये आपके पास दो प्रोग्रेशंस आ गई, दो कॉम्बिनेशंस आ गए उन तीन नंबर्स के जिनका सम 45 है, सम 15 है और प्रोडक्ट 45 है। अब देखिए नंबर दोनों जो प्रोग्रेशंस हैं उनमें सिमिलर हैं, 159 सिर्फ एक जगह आपके पास इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन आ रहा है, एक जगह आपके पास डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन आ रहे हैं। तो नंबर्स जो आपको फाइंड आउट करने थे एक्चुअली वो नंबर क्या है? 1, 5 और 9 जिनका सम 15 है और प्रोडक्ट 45 है। The next question is question number 8. The sum of 4 terms in an arithmetic progression is 4. The sum of the products of the first and the last terms and of the two middle terms is -38. Find the numbers. यहाँ पर आपको 4 नंबर्स की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करनी है और इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बेसिकली डिफरेंस यही है कि वहाँ पर हमने 3 नंबर्स का यानी ऑड नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर किया था और यहाँ पर हम इवन नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इवन नंबर का प्रोग्रेशन हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। इवन नंबर का प्रोग्रेशन कंसीडर करने के लिए हम a कंसीडर नहीं करते, हम a के बाद वाली टर्म a प्लस डी और उससे पहले वाली टर्म a माइनस डी, दो टर्म्स इस तरह से ये आ गई। फिर उसके बाद 2d के डिफरेंस से, देखिए a माइनस डी और a प्लस डी के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2d का डिफरेंस है। a प्लस डी के बाद 2d के डिफरेंस से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 3d और इसी तरह से a माइनस डी से 2d पहले वाली टर्म a माइनस 3d। इस तरह से ये हम 4 नंबर्स प्रोग्रेशन के कंसीडर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें 6 नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर करना होता तो ये क्या होता? a प्लस 3d के बाद जो टर्म आती 2d के डिफरेंस से वो a प्लस 5d आती और इसी तरह से a माइनस 3d से जो पहले वाली टर्म होती वो a माइनस 5d होती। तो इस तरह से हम इवन नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर करते हैं, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d। तो इस तरह से क्या होगा? देखिए आपके पास सिर्फ साइन के डिफरेंस के अलावा जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सिमिलर आ रहे हैं, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एन AP इज 4, यानी इन चारों टर्म्स का सम 4 के बराबर है। फर्स्ट टर्म a माइनस 3d प्लस a माइनस डी सेकेंड टर्म प्लस a प्लस डी थर्ड टर्म प्लस a प्लस 3d फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 4। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। Second condition is the sum of the products of the first and the last term, यानी first और last term का product, first term is a minus 3d, last term is a plus 3d, इन दोनों का product plus and of the two middle terms, यानी दोनों middle terms का product, a minus d और a plus d का product, ये किसके बराबर है? -38 के बराबर, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट प्लस दोनों मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू -38। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास a प्लस a प्लस a प्लस a, दिस विल बिकम 4a, माइनस 3d प्लस 3d कैंसल्ड आउट, माइनस d प्लस d कैंसल्ड आउट, you will have 4a is equals to 4. So the value of a is equals to 1. Say this is equation number 1. अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए जब आप a माइनस 3d और a प्लस 3d को मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। सो a square will become 2a square, 9d square and minus 1d square, this will become minus 10d square is equals to minus 38. Say this is equation number 2. Now
we use the value of a from equation number 1 in equation number 2. Equation number 2 will become 2 into 1 square minus 10d square is equals to minus 38. This will become 2, 38 को आप राइट से लेफ्ट पर ले आइए, दिस विल बिकम प्लस 38 इज इक्वल्स टू 10d स्क्वायर को आप लेफ्ट से राइट पर ले जाइए, दिस विल बिकम 10d स्क्वायर. So you will have 10d square is equals to 40. So the value of d square is equals to 4. यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो d square is equals to 4 आ जाएगी वैल्यू आपके पास. Taking square root on both sides, you will have d is equals to +2 and -2. d की दो वैल्यूज आ जाएंगी. बिल्कुल अब वही सिचुएशन है जो आपके पास पिछले क्वेश्चन में थी कि आपके पास a की एक वैल्यू और d की दो वैल्यूज हैं. जब a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू +2 है तो रिक्वायर्ड नंबर्स देखिए क्या बनेंगे. रिक्वायर्ड जो अपने प्रोग्रेशन कंसीडर की थी वो थी a-3d, a-d, a+d एंड a+3d. तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. a-3 इंटू d, दिस विल बिकम -5. फिर a-d यानी 1 - 2, दिस विल बिकम -1. a+d 1 + 2 is equals to 3 एंड a+3d यानी 1 + 6 is equals to 7. ये आपके पास एक प्रोग्रेशन आ गई. इसी तरह से जब आपके पास a की वैल्यू 1 है और d -2 के बराबर है तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे. 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय -2, so this will become 7. 1 + 2, this will become 3. 1 + into -2, this will become -1 and 1 - 6 is equals to -5. वही सिचुएशन है कि ये आपके पास दो डिफरेंट प्रोग्रेशंस आ गई हैं. नंबर्स सिमिलर हैं, -5, -1, 3, 7. यहाँ पे भी -1, -5, 3 एंड 7. सिर्फ एक जगह आपके पास इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, एक जगह आपके पास डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है. आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर्स आ गए हैं वो है 7, 3, -1 एंड -5, जिनको अगर आप सम करेंगे तो उनकी वैल्यू जो है वो 4 बनेगी. और अगर आप इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज का सम का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर -38 आएगा. The next question is question number 10. The base of a right angle triangle is 9 cm and the sides of the triangle are in arithmetic progression. Find the hypotenuse. यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की बेस की लेंथ गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, और आपसे उस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है. और ये कंडीशन गिवन है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. अब ये हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल की में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन इसके अलावा बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ कुछ भी हो सकती है. हो सकता है बेस छोटी हो और परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी हो और बेस की लेंथ ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो. तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से 1 by 1 हम इन केसेस को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द केस व्हेन बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, यानी बेस की लेंथ ज़्यादा है और परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी है. अब यहाँ पर देखिए आपको ट्राइंगल की चूंकि 3 साइड्स होती हैं तो आपको 3 नंबर्स का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करना है. हम किस तरह से कंसीडर करेंगे. लेट द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी a - d, a plus d, where a is equals to 9 सेंटीमीटर. 3 नंबर्स का प्रोग्रेशन हमने कंसीडर किया, a - d, a plus d. a - d is the smallest side of the triangle which is the perpendicular. a is the base of the triangle, perpendicular से बड़ी है ये साइड, और longest side which is hypotenuse, this is represented by a plus d. और यहाँ बेस की लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेस यहाँ पर a से हम शो कर रहे हैं, तो a is equals to 9 सेंटीमीटर. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम सेज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. यहाँ पर बेस की लेंथ, बेस इज a, so a square plus perpendicular is a - d, so a - d square is equals to hypotenuse. Hypotenuse is a plus d, so a plus d square. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. a स्क्वायर प्लस, यहाँ जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर, और जब a प्लस d होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करेंगे यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए a स्क्वायर यहाँ भी लेफ्ट पर भी है राइट पर भी है, दिस a स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड. इसी तरह से d स्क्वायर लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे. a स्क्वायर ये माइनस 2ad, और इस 2ad को जब आप राइट से लेफ्ट पर ले आएंगे तो दिस विल बिकम -4ad इज इक्वल्स टू 0. यहाँ आप a कॉमन ले लीजिए, यू विल हैव a - 4d इज इक्वल्स टू 0.
a राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा, you will have a minus 4d is equals to 0 or you can say that you have a is equals to 4d. अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू गिवन है equals to 9. So 4d is equals to 9. So the value of d is equals to 2.25. आपके पास d की वैल्यू आ गई 2.25. अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या कंसीडर की थी हमने, a प्लस डी. अब a की वैल्यू है आपके पास 9, d की वैल्यू है 2.25. When you add these two numbers, you will get 11.25. It means that the required length of the hypotenuse is 11.25. अब 11.25 कब लेंथ होगी, जब बेस 9 के बराबर होगी और बेस जो है उसकी लेंथ परपेंडिकुलर से बड़ी होगी. अब आते हैं सेकंड केस की तरफ, यानी जब बेस की लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ से छोटी होगी. यहाँ पर भी हम इसी तरह से 3 नंबर्स का प्रोग्रेशन कंसीडर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था. लेट द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी a माइनस डी, a प्लस डी. जहाँ पर a माइनस डी यानी बेस जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है, वहां पर a थी और यहाँ पर a माइनस डी. देखिए यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइड होगी इस ट्राइंगल की बेस वो a माइनस डी होगी, उससे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड a और सबसे बड़ी साइड वही हाइपोटेन्यूज a प्लस डी के बराबर. तो यहाँ पर a माइनस डी जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा. पिछले केस में a 9 सेंटीमीटर के बराबर था. यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड बेस है तो वो a माइनस डी, स्मॉलेस्ट साइड a माइनस डी है, तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. दोबारा पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो बेस की वैल्यू है a माइनस डी स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर इज a, सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस डी होल स्क्वायर. फॉर्मूला आपने ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर. बिल्कुल पिछले केस की तरह a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, d स्क्वायर और d स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. You will have a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ad और ये 2ad भी यहाँ के माइनस 2ad, तो दिस विल बिकम 4ad. a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 4d इज इक्वल टू 0. a यहाँ राइट पे जाके 0 हो जाएगा. You will have a माइनस 4d इज इक्वल टू 0 और you can say that a इज इक्वल टू 4d. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर हमने a माइनस d इज इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर 1 कहा था और a इज इक्वल टू 4d, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आ गई 4d. इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 से हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1 यू विल हैव 4d माइनस d इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 9, सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 3. अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ है a प्लस d के बराबर. a की वैल्यू आपके पास 4d थी, d as it is 4d plus d will become 5d और d की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी वो 3 के बराबर है, तो दिस विल बिकम 5 into 3, so the value of d of hypotenuse is 15. यानी जो रिक्वायर्ड लेंथ थी हाइपोटेन्यूज की उस केस में जबकि बेस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो, बेस की लेंथ 9 थी और बेस परपेंडिकुलर से छोटा था, तो उस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपके पास आ गई 15, यानी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर. अब 2 केसेस हमने देख लिए. फर्स्ट केस में बेस 9 थी, परपेंडिकुलर बेस से छोटा था और रिक्वायर्ड लेंथ जो आपकी आई थी वो 11.25 थी. सेकंड केस में बेस 9 सेंटीमीटर के बराबर लेकिन बेस स्मॉलेस्ट साइड थी, तो उस कंडीशन में हाइपोटेन्यूज की लेंथ 15 सेंटीमीटर आई. अब जो थर्ड केस है, यकीनन आपके जहन में होगा कि थर्ड केस ये भी हो सकता है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हैं, तो वो केस यहाँ पर इसलिए कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको ये दिया गया है कि तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और आपको पता है हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, तो बाकी जो दोनों साइड्स की लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो लाजमी एक टर्म जो है वो दूसरी टर्म से छोटी होगी, या तो बेस छोटी होगी या परपेंडिकुलर छोटी होगी. तो यहाँ पर वो वाला केस के बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर हो, वो केस यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी सिमिलर वैल्यू के साथ और कभी चेंज वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन पेपर में आता है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. If the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equals to 0 has equal roots, prove that a, b, c are in arithmetic progression. यहाँ आपको एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में और कंडीशन गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। आपको प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर जो 3 कॉन्स्टेंट्स ए बी सी यूज हो रहे हैं ये तीनों कॉन्स्टेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं, हमें ये मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होने की कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यकीनन आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है b² - 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब यहाँ a, b और c ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यूज आएंगी हमारे पास। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म जो है ये c से डिनोट की जाती है। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। b मीन्स c - a, तो दिस इज c - a² - 4, a मीन्स b - c एंड c मीन्स a - b, यानी कांस्टेंट टर्म। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ ओपन करेंगे, c² - 2ac + a², यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4b - c और a - b को, दिस विल बिकम 4ab + 4b² + 4ac एंड लास्ट टर्म इज 4bc, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है a² + 4b² + c², this minus 2ac and this 4ac, this will become plus 2ac, then minus 4ab and minus 4bc is equals to 0। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज a², ये वैसे तो हमें नजर आ रहा है 2b का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर होगा, ये c² है। अब यहाँ नेगेटिव 2b हमने क्यों लिया, क्योंकि दो प्रोडक्ट टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू इसमें से नेगेटिव होगी। अब यहाँ देखिए a और c का प्रोडक्ट पॉजिटिव था, तो इट मीन्स a और c दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो एक्चुअली जो नेगेटिव टर्म है वो b है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट टर्म्स के साइन भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या होगा, 4b का साइन नेगेटिव होगा, ये -2b² होगा एक्चुअली, तो a² + -2b² + c² + 2ac + 2ab, अब a और b की जगह -2b + 2bc, यानी 2b की जगह -2b और c, तो दिस विल बिकम -4bc। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + c² + 2ac + 2ab + 2bc। इसको फॉर्मूले में इनक्लोज कर दीजिए, यू विल हैव a, b की जगह आपके पास -2b है तो -2b + c, द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जब स्क्वायर आप यहाँ से रिमूव करेंगे, यू विल हैव a - 2b + c इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट इट एज 2b इज इक्वल्स टू a + c। 2 को आप राइट पे ले जाइए, यू विल हैव b इज इक्वल्स टू a + c डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये डेफिनेशन बन रही है अर्थमेटिक मीन की। अगर b अर्थमेटिक मीन है a और c के बिटवीन, सो a + c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि b जो है a और c के दरमियान अर्थमेटिक मीन है। इट मीन्स के a, b और c तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में देखा था कि अगर 3 नंबर्स का प्रोग्रेशन हो आपके पास, तो मिडिल टर्म जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान अर्थमेटिक मीन होती है, और उसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर b जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान मीन है, तो इट मीन्स a, b और c तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और यहाँ ये चीज प्रूव हो रही है जो आपको प्रूव करना थी। अब स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 का भी, और इसके साथ ही ये लास्ट क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक का भी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक में हमने 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व की। फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 6.1। द सेकेंड एक्सरसाइज 6.2 related to arithmetic series, and the third exercise 6.3 is related to arithmetic mean। तीनों एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए, तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक का एंड हो रहा है। आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू।